अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज शाम को 6 बजे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आ रहा हूं ये मॉक टेस्ट जो कि 66 बीपीएससी के रिगार्डिंग आपके लिए दिए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी बीपीएससी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जी हाँ, इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। जी हाँ, लर्निंग एप्लीकेशन को अगर आपने प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करें, और वहां पे अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं 66 बीपीएससी के तो आप हमारे बीपीएससी के जितने भी पेड कोर्सेज हैं वो खरीद के पढ़ाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, और बाकी सारे वीडियोस भी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट, जहाँ पे हम आपसे पूछेंगे कुल 50 प्रश्न, जिसके उत्तर आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और रोज सुबह के 4 बजे का जो करंट अफेयर दिया जा रहा है वो वीडियो तो जरूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया में क्यों कहते हैं? जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, इट्स बी इज द राइट आंसर। संलयन के अत्यधिक, जी हाँ, उच्च तापमान की स्थितियों को आवश्यकता होती है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों, नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण है जैसे कि सुई। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, इट्स जी हाँ, सी कुष्ठ रोग, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, जीवाणु जो होते हैं दोस्तों, ये जीवाणु संक्रमण जो होते हैं ये योनियों की एक बीमारी है, जैसे कि जो बैक्टीरिया के अत्यधिक विकास के कारण भी होती है। सामान्य लक्षण में योनि निर्वहन में वृद्धि भी होती है, जो कि अक्सर मछली की तरह गंध उत्पन्न भी करती है। निर्वहन के आमतौर पर अगर हम देखें, इस पर सफ़ेद या भूरे रंग में होता है, और ये खासकर असामान्य खुजली के लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसमें कि एक उदाहरण है कुष्ठ रोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का सप्रक्षेपण क्या कहलाता है? बिल्कुल दोस्तों, आंसर कीजिएगा। देखिए, ऊर्जा ऊष्मा का अंतरण क्या कहलाता है, एक्चुअली ये समझिएगा, है ना। यहाँ पे ऊष्मा का अंतरण आपसे अगर पूछ दे तो वो क्या कहलाता है, उसको समझिएगा चीज़ों को, फिर आप आंसर दे सकेंगे। तो आणविक संगठन को के द्वारा ऊष्मा का सप्रेषण जो कहलाता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं इट्स अ बी संवहन। नोट कर सकते हैं। और किसी भी अधिक गर्म पिंड में, किसी भी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के परागण को ऊष्मा अंतरण कहते हैं। समझ गए? यानी कि किसी भी अधिक गर्म पिंड से अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा का परागमन, यानी कि जो चेंजिंग होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं हीट ट्रांसफर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि किस देश में होकर यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती हैं? चलिए यहाँ पे आंसर जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ जो हैं ये बहती हैं दोस्तों, इट्स डी, इराक से होकर। ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। इराक से यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया है तो आप यहाँ पे इराक के जी हाँ, कैपिटल का नाम बताएं क्या है? बिल्कुल, बगदाद। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बगदाद इज द राइट आंसर। दोस्तों, इराक के राष्ट्रपति का नाम क्या है? बिल्कुल, बरहाम सालिह। नोट कर लीजिएगा, बरहाम सालिह। ये आम नाम जो है ये नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स करते रहिएगा, और हर क्वेश्चन के जवाब के लिए एक यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे, और गलत क्वेश्चन के साथ आपको गलत पॉइंट के साथ 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। इसलिए लास्ट में कमेंट में यही बताना है कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग सही किए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है दोस्तों? बिल्कुल, याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, टाइफाइड इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, इट्स अ डी, टाइफाइड। चलिए, और आपको बता दें कि दोस्तों वायरस का नाम अगर यहाँ आया है
तो एक बीमारी अभी चल रही है वायरस को लेकर, कोविड-19 की, जिसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है। तो CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस और D फॉर डिजीज, और 19 इसलिए क्योंकि ये नवंबर 2019 में पहला केस पाया गया कोविड-19 का चाइना में। दोस्तों चाइनीज़ वायरस है ये, एक्चुअली ये चाइना का वायरस है। तो इसमें जो है यूहान, जो यहाँ का जो कैपिटल सिटी है वो बता दीजिए क्या होगा। तो बीजिंग है, ये याद रखेंगे। और जो यूहान शहर से निकलकर ये वायरस पूरे विश्व में छाया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें चाइना के राष्ट्रपति का नाम, तो शी जिनपिंग है, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, करेंसी यहाँ की रेनबी होती है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा नहीं है? तो विधानसभा यहाँ पे बोला गया है नहीं है। चलिए ऑप्शन 4 है आपके यहाँ पे। क्योंकि देखिए विधानसभा होता क्या है, विधानसभा या वैधानिक सभा, जिसे हम लोग भारत के विभिन्न राज्यों में इसको निचला सदन मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? निचला, सबसे निचला सदन मानते हैं, या फिर इसको सोल हाउस भी कहते हैं, ठीक है, सोल हाउस कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों दिल्ली और पुडुचेरी नामक दो ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जिनमें कि इसकी नाम का प्रयोग निचले सदन के लिए ही किया जाता है। और 7 जो है द्विसदनीय राज्य हैं जो कि ऊपरी सदन में इसको विधान परिषद कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 7 राज्यों में विधान परिषद जो है ये ऊपरी सदन में आता है, विधान परिषद, ठीक है। और दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है, दिल्ली और पुडुचेरी में इसको विधान सभा को निचली यानी कि सोल हाउस में रखा गया है, निचले हाउस में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, कहाँ नहीं है क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा इट्स डी, लक्षद्वीप में नहीं है। दोस्तों लक्षद्वीप से एक क्वेश्चन उठा है, तो आपको इसकी कैपिटल सिटी का नाम बताना होगा। जी हाँ, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। और लक्षद्वीप का जो कैपिटल सिटी है वो है दोस्तों कावारत्ती, नोट कर सकते हैं। दोस्तों लक्षद्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? चलिए याद रखिएगा दोस्तों, जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे राज्यपाल तो होते नहीं है, तो वहाँ पे होते हैं क्या, उपराज्यपाल, जिनकी ये सरकार होती है। तो वर्तमान में अभी दिनेश्वर शर्मा जो हैं यहाँ के क्या हैं, दिनेश्वर, जी हाँ नोट कर सकते हैं, दिनेश्वर शर्मा जो हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। आंसर आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते रहेंगे। दोस्तों भारतीय मुद्रा कहाँ विधिक रूप से मान्य है? तो बिल्कुल नेपाल इज द राइट आंसर, नेपाल, इट्स अ नेपाल। तो आपको बता दें दोस्तों कि RBI के द्वारा यहाँ पे जो है भारतीय मुद्रा का संचालन होता है, और RBI का मुख्यालय मुंबई है, ये आप ध्यान रखेंगे। और फिलहाल यहाँ के जो अभी हमारे गवर्नर हैं वो कौन है, तो वो हैं शक्तिकांत दास, जी हाँ शक्तिकांत दास। और दोस्तों सवाल जुड़ा है यहाँ पे नेपाल से, क्योंकि ये इन सभी देशों में भारतीय मुद्रा नेपाल में चलती है, ये आप ध्यान रखेंगे। जी हाँ, वहाँ की करेंसीज भी, जैसे अभी नोटबंदी हुई थी तो वहाँ से भी करेंसीज लेकर आई गई थी, RBI में इसको रिटर्न किया गया, ठीक है। तो नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे भारतीय करेंसी चलती है और इसको विधिक रूप से मान्य दिया गया है। दोस्तों सवाल बनता है यहाँ पे, जी हाँ, क्योंकि नेपाल एक दक्षिण एशियाई स्थल रुद्ध राष्ट्र है। नेपाल के उत्तर में अगर देखें तो चाइना है, और अगर हम पश्चिम की तरफ बात करें तो भारत है। नेपाल के बॉर्डर से हमारा राज्य बिहार भी टच करता है, ये ध्यान रखेंगे। और नेपाल के 85% नागरिक जो हैं वो क्या है दोस्तों, तो हिंदू हैं। तो ये एक क्या है, हिंदू राष्ट्र होता है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो KP शर्मा ओली, जी हाँ खड़ग प्रसाद शर्मा इनका नाम है, KP खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, है ना, ओली याद रखेंगे इनका नाम। दोस्तों आपको बता दें कि जो यहाँ के नेशनल फ्लैग है वो उसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ये जो है 2 त्रिभुजाकार, जी हाँ, झंडे में आता है, एक रेड और एक वाइट में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो देखिए यहाँ पे जो सुमेलन नहीं है वो है दोस्तों इट्स डी। जी हाँ, गैस का नियम यहाँ बताया गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो गैस का नियम का सिद्धांत किसने दिया था? क्योंकि देखिए आपको बता दें कि 1660 ईस्वी में, है ना, 1660 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बॉयल। नोट कर सकते हैं, उनका नाम है रॉबर्ट रॉबर्ट बॉयल। जी हाँ, रॉबर्ट बॉयल ने गैस का ताप और आयतन के बीच होने वाली परिवर्तन के विस्तार का अध्ययन किया और अपना नियम प्रतिपादित किया था सबसे पहले 1660 ईस्वी में। और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने बॉयल ने अपना एक नियम स्थिरांक भी दिया था के, जिसका नाम रखा गया था के से डिनोट करते हैं स्थिरांक को, ठीक है। और स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब और आयतन का गुणनफल नियतांक बराबर होता है हमेशा। ये इन्होंने दिया था रॉबर्ट बॉयल ने, जो कि यहाँ पे रॉबर्ट हुक लिखा हुआ है, ये आंसर गलत है। बाकी ये 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही बैठते हैं, 3 ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मुगल शासकों का सही कालानुक्रम बताएं। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे दोस्तों मुगल शासकों का, तो सबसे पहले 1526 में ही बाबर ने आकर इसकी स्थापना कर दी थी मुगल साम्राज्य का। उसका उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र हुमायूं। हुमायूं जो है दोस्तों आपको बता दें कि 2 बार गद्दी पर बैठा है। एक बार तो जब ये अपने जो उत्तराधिकारी बने थे, बाबर इनको उत्तराधिकारी बनाए थे तब, और एक बार जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद उनका उत्तराधिकारी फिर बना अकबर दोस्तों 1535 में, ये नोट कर सकते हैं। उसके बाद उनका उत्तराधिकारी जहांगीर बना और उनका उत्तराधिकारी शाहजहां, ठीक है। इसके बाद औरंगजेब आया, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। तो ये जो क्रम है ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से उस युग्म को चिन्हित कीजिए जो कि सुमेलित नहीं है। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम इनको दिया गया था और ये नाम हिटलर ने इनको दिया था। नेताजी का जो उपाधि था, जी हाँ, एडोल्फ हिटलर ने इनको नाम दिया था नेताजी का। सीमांत गांधी जो है दोस्तों ये भी अब्दुल कलाम आज़ाद, ये गलत यहाँ पे मैच है। ये सीमांत गांधी बोला गया था किसको दोस्तों? तो खान, जी हाँ, खान अब्दुल खान को, खान, जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद को नहीं दिया गया था, ये खान अब्दुल खान को बोला गया था, ठीक है, नोट कर सकते हैं। और देश बंधु CR दास को ये सही है, दीन बंधु CF एंड्रयूज सही है। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी। जी हाँ, अब्दुल कलाम को नहीं बोला गया था, सीमांत गांधी, ठीक है, खान अब्दुल खान को बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज, लास्ट सपर के पेंटर कौन है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज के पेंटर का नाम क्या है? बिल्कुल दोस्तों आंसर करेंगे, इट्स ए लियोनार्डो दा विंसी। नोट कर सकते हैं, लियोनार्डो दा विंसी जो है इसके पेंटर हैं इस आर्ट के, ठीक है। लास्ट सपर दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जिनेवा इज द राइट आंसर, जो कि स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, ये याद रखेंगे। WHO यानी कि दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे, ये इसकी मुख्यालय है जिनेवा में। दोस्तों यहाँ बता सकते हैं कि WHO का अध्यक्ष कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जी हाँ, एक्चुअली ये बताइएगा WHO का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, इसका जो विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के आपसी सहयोग और मानव विकसित करने की संस्था है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का 194 देश इसमें लगभग शामिल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और इसका जो दोस्तों संगठन है, इसके बारे में अगर पूछे कभी तो ये कब बनाया गया, इसके बारे में जानकारी रखिएगा। जी हम विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है 1948 में बनाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और मुख्यालय इसका जिनेवा में है, ये भी ध्यान रखेंगे। और हेड जो है यहाँ के दोस्तों ट्रेडोस अधनोम है, ट्रेडोस अधनोम, ठीक है, एडनोम, ये नाम है इनका। और सौम्य स्वामीनाथन और जेन एल्सिन भी इसके मुखिया में शामिल हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं 13 पे, आंसर डी कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे जिनेवा
और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स ई। जी हाँ, अनुदैर्ध्य तरंगे पृथ्वी की तरल और ठोस भागों में होकर गुजर सकती है, ये बिल्कुल कथन सत्य है। अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश की तरंग के समरूप होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे ध्वनि तरंगों के समरूप होती है, ये भी सही है। और भूकंप के सतही तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों की तुलना में सबसे तीव्र गति से चलती है। तो यहाँ एक से अधिक उत्तर सही है दोस्तों, आंसर ई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की और सर्वाधिक योगदान किसका दिया गया है? देखिए, आपको हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस समझ में आएगी जब वो क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा आपको। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन की जो मैं आपको दे रहा हूँ साथ साथ में, उसको नोट करते चले, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें दोस्तों तो भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कहाँ पे? तो बम्बई नाम था उस समय मुंबई का। ठीक है, तो बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और 31 मार्च 1867 को यहाँ इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप याद रखेंगे, आंसर यहाँ पे डी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों उस देश का नाम बताए जहां भारतीय विशेष बालों को विशेष रूप से विद्रोहियों से निपटने के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। यहाँ भारतीय विशेष बालों को यानी कि जो विशेष रूप से विद्रोहियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ये बल है। जी हाँ, भारतीय विशेष बल को यहाँ पर विशेष रूप से विद्रोहियों से, जी हाँ, तो आंसर करेंगे इट्स अ डी, यूएसए। नोट कर सकते हैं यूएसए, यहाँ यूएसए में इज द राइट आंसर। और दोस्तों आपको बता दें कि यूएसए की जो कैपिटल सिटी है वो है वाशिंगटन डीसी, ये ध्यान रखेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ के क्या है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? तो आंसर करेंगे इट्स ए। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी मानव रहित वायुयान है ये लक्ष्य, नोट कर सकते हैं। और इसका अलक्ष्य का मतलब होता है दोस्तों आत्मरक्षा करना। ठीक है, एक तरह से तो ये एक ऐसा मानव रहित वायुयान है जो कि अपनी रक्षा मतलब खुद कर सकता है। कहीं टकराने से पहले आपको सब कुछ इंडिकेशन देना शुरू कर देता है अगर वो अपनी स्थिति में नहीं रहता है और टकराने वाला रहता है, जिसमें कि आपको जो है अपनी जान बचाने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है। तो ये है दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी मानव रहित वायुयान जिसका नाम लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, 28 फरवरी को ये हर साल मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में 2021 में मनाया गया। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। और कब? तो रविवार को 28 फरवरी था उस दिन। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। अगला जो है 2021 में मनाया जाएगा, अगला जो है आने वाला, सॉरी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा दोस्तों कि मतलब विज्ञान दिवस कब मनता है? ये तो राष्ट्रीय हो गया, भारत में मनाया जाता है। तो वो दोस्तों अगर विश्व की बात करें, है ना, विश्व विज्ञान दिवस है ना, विश्व विज्ञान दिवस, तो ये आपको कब बताना है? तो 10 नवंबर। ठीक है, 10 नवंबर नोट कर सकते हैं। और वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड द डेवलपमेंट 2020 इसका थीम था। चलिए, विश्व विज्ञान दिवस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापित है? तो किस राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापित है दोस्तों? आंसर कर लीजिएगा, इट्स अ बी, यूपी में। बात हुई है यहाँ पे यूपी की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? तो वो है योगी आदित्यनाथ, ये भी आप नोट कर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, चलिए। और यहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। ये तीन चीज़ तो आपको हर जीके में याद रखना होगा, है ना, आनंदीबेन पटेल, ये नाम रखिएगा। और अभी ये प्रभार संभाली है मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।
मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं लालजी टंडन जी, उनका जो है स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है और वो अभी दिल्ली में एडमिट हैं, जिनके चलते ये पदभार उनको संभालने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो याद रखिएगा, इट्स अ डी इज द राइट आंसर, दयाराम साहनी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सर्वप्रथम अगर बात करें दोस्तों तो ये विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें सब कुछ बताया और इनके अवशेषों के बारे में भी हमें यहाँ पे ज्ञान दिया, और इन्होंने बताया कि यहाँ पे जहाँ एक बहुत बड़ी सभ्यता बसी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत जो है 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? तो ये याद रखेंगे दोस्तों, इट्स बी, लॉर्ड रिपन। नोट कर सकते हैं, और ये डेट था दोस्तों 28 मई 1882, और वहाँ भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता भी ये माने जाते हैं, लॉर्ड रिपन। नोट कर सकते हैं दोस्तों, आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21। दोस्तों, विश्व इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसे शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के लिए चयन करते थे? यानी कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर सबसे पहले शुरुआत कौन से देश ने की थी? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ये दोस्त चाइना इज द राइट आंसर। सबसे पहले, जी हाँ, कंपटीशन यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया है सरकारी कर्मचारियों के चयन प्रक्रिया के लिए, जी हाँ, चाइना के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट 22। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति के संबंधित है जिसने कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, डॉक्टर एन ली बोरलॉग। नोट कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? बिल्कुल आंसर करेंगे, इट्स ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आंसर हमारा ई हो जाएगा दोस्तों। नोट कर सकते हैं, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे ये सबसे बड़ा उद्देश्य था दोस्तों। या इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों, किसी चक्र में उत्क्रमणीयता के लिए आवश्यक है कि उसमें, जी हाँ, याद रखेंगे, यहाँ पे बात होगी बी, ऊर्जा की हानि ना हो, इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये साइंस के क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी गैस सर्वोच्च उष्मांक होती है? चलिए आंसर होगा दोस्तों, इट्स जी हाँ, सी, हाइड्रोजन का। ठीक है, नोट कर लेंगे कौन सी गैस, तो हाइड्रोजन गैस जो है सर्वोच्च उष्मांक होती है इनमें। क्वेश्चन नंबर 26। कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य ने बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों को अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाता है? कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई भी सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों के अनुपस्थित रहे तो उसे अयोग्य ठहराया जाता है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये आंसर होगा, इट्स बी, 45 दिनों तक अगर वो प्रेजेंट नहीं रहे संसद में तो उसे अयोग्य ठहरा दिया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस यानी कि जो भी कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो भी आप कंप्यूटर में आप इनपुट डालते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ कीबोर्ड जो हमारा इनपुट हो गया, माउस क्या हो गया, तो ये भी एक इनपुट हो गया। अच्छा, ये हमारा जो मॉनिटर है ये क्या है, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस है जिसपे हम लोग सारी चीज़ें देख पाते हैं जो भी रिजल्टेंट है। प्रिंटर हो गया, वो क्या होता है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जहाँ से हमें हार्ड कॉपी प्रिंट निकाल कर दी जाती है। ठीक है, तो इनमें से कौन नहीं है बोला गया इनपुट डिवाइस? तो देखिए इसमें से जो अगर आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, माइक्रो प्रोसेसर जो है उसका कोई संबंध नहीं है इनपुट आउटपुट से। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर का मदरबोर्ड में होता है माइक्रो प्रोसेसर।
जी हाँ, डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है? तो सबसे चमकीला ग्रह, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बिहार दरोगा में भी, याद रखिएगा, इट्स ए शुक्र ग्रह। दोस्तों अगर हम बात करें ग्रहों की, तो सूर्य के सबसे नज़दीकी जो ग्रह है वो है बुध ग्रह, और उसके बाद है दोस्तों शुक्र ग्रह, जी हाँ, जो कि सबसे चमकीला ये ग्रह माना जाता है। और उसके बाद होता है दोस्तों हमारा पृथ्वी, और उसके बाद होता है दोस्तों जी हाँ मंगल ग्रह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद होता है हमारा बृहस्पति ग्रह, और उसके बाद होता है हमारा शनि ग्रह, उसके बाद अरुण और वरुण होते हैं। तो ये 8 हमारे जो ग्रह हैं ये कुछ इस तरह से होते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों शुक्र ग्रह, नोट कर सकते हैं। और लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह, ओके, नोट कर सकते हैं। पृथ्वी तीसरे स्थान की ग्रह होती है। चलिए आंसर क्या करेंगे दोस्तों? इट्स ए शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्नलिखित तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, 8 मार्च इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। पूरी दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में ये जाना जाता है। और इसकी शुरुआत दोस्तों आज से करीब 1 सदी पहले समाजवादी आंदोलन से हुई थी। कहाँ से हुई थी? एक समाजवादी आंदोलन हुआ था, समाजवादी आंदोलन हुआ था ये कम से कम 1 सदी पहले। और उसमें आज का जो इसका स्वरूप है काफ़ी बदल चुका है, क्योंकि दुनिया के हर हिस्से में महिला दिवस अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। लेकिन अगर विश्व की बात करें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जी हाँ, तो कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 8 मार्च इज द राइट आंसर। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन मार्च से ही जुड़ा हुआ है, तो आपको आंसर देना होगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? लिख लीजिएगा अगर नहीं आंसर पता है तो। विश्व जल दिवस दोस्तों मनाया जाता है 22 मार्च को, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस रेलगाड़ी निम्नलिखित स्थानों पर बीच में चलती है? आंसर करेंगे इट्स ए, दिल्ली से मुंबई के मध्य में चलती है, ये आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे निम्नलिखित स्थान पर विद्युत इंजन का उत्पाद करती है? ये क्वेश्चन मैं आपको कल भी बता चुका था दोस्तों कि ये रेलवे विद्युत इंजन जो है ये बनता है चितरंजन में, और डीजल इंजन बनता है वाराणसी में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स भी कुछ बनते हैं, स्पेयर्स भी बनते हैं वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। लेकिन विद्युत इंजन बनते हैं चितरंजन में, ये आप नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? बिल्कुल याद रखिएगा, हाजीपुर, जी हाँ, जो कि पटना के पास का एक शहर है, और ये बिहार में स्थित है, जहाँ पर पूर्व मध्य रेलवे का ये मुख्यालय माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानचित्र पर खींची हुई रेखाएं जो कि सागर तल से समान ऊंचाई की निरूपित करती हैं तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, क्या कहलाता है? बिल्कुल इसको कहते हैं दोस्तों, इट्स अ बी, समोच्च रेखा, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? बी, समोच्च रेखा। दोस्तों उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो किसी क्षेत्र के मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? समोच्च रेखा, जिसे हम लोग वक्र भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका अगर फिगर देखा जाए दोस्तों तो कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है इस दिशा में, यानी कि समान ऊंचाई है ना, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है वक्र रेखा, जिसे हम लोग समोच्च रेखा कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो यदि कोई भी भौतिक राशि 2 चरों का फलन हो तो इस तल में जो वक्र की कल्पना की जाती है, यानी कि उसके मैप को बनाने के लिए उन बिंदुओं को किसी भी भौतिक राशि के समान हो तो इस वक्र को एक परिरेखा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? परिरेखा भी कहते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। सलाल परियोजना निम्नलिखित नदी पर है? सलाल परियोजना कहाँ पे है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स ए, जी हाँ, चिनाब नदी पे। बता दें कि सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो कि चिनाब नदी पर ये स्थित है। दोस्तों आपको एक जल विद्युत परियोजना है ये, और इस परियोजना का अभिकल्पना सन 1920 में किया गया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और प्रोजेक्ट की जो व्यवहार करता है संबंधी अध्ययन है वो उसका 1961 में लाया गया एक प्रोजेक्ट यहाँ पे, इसको पूरा किया गया।
और 1970 का यह निर्माण काम शुरू हो गया, यानी कि 1970 में यहाँ पे जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वेज नहर निम्नलिखित को जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो आंसर करेंगे यहाँ पे भूमध्य सागर और लाल सागर को। जी हाँ दोस्तों, इसको स्यूज कैनल कहते हैं। आपको बता दें कि लाल सागर और भूमध्य सागर को ये संबंध करने वाली एक नहर है, जो कि 1858 में यह एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड के द्वारा देखरेख में स्वेज नहर निर्माण किया गया था। ये नहर दोस्तों करीब 168 किलोमीटर लंबी है, ये आप लिख सकते हैं इसको, और 60 मीटर चौड़ी है। ठीक है, तो बहुत बड़ी नहर है और औसतन गहराई देखा जाए तो 16.5 मीटर गहरा ये नहर है दोस्तों। ठीक है, इतना काफ़ी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में, और आता है यहाँ से क्वेश्चन स्वेज नहर से। दोस्तों यूएसए का वह कौन सा अंतरिक्ष यान है? देखिए यहाँ पे आंसर करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। और यूएसए का वह कौन सा अंतरिक्ष यान जो कि स्पेस शटल विस्फोटित हुआ जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई? तो हु इज कल्पना चावला? तो आपको बता दें कि ये एक अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि भारतीय मूल की हैं, और 17 मार्च 1962 से लेकर सन 2003 तक ये जीवित रही। जी हाँ, एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल जो कि मिशन विशेषज्ञ रही। अंतरिक्ष में जाने वाली वो प्रथम भारतीय महिला के नाम भी अपने नाम किया था। कोलंबिया अंतरिक्ष यान जो कि आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में उनमें से ये एक थी, कल्पना चावला। नोट कर सकते हैं। और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों कोलंबिया में। ठीक है, कोलंबिया का जो अंतरिक्ष यान आपदा हुआ था उसी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। दोस्तों चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? जी हाँ, रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स सी नेकचंद। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेकचंद ने चंडीगढ़ में जिस रॉक गार्डन का निर्माण किया है उसे दुनिया का आधुनिक अजूबा में भी गिना जाता है, क्योंकि बंटवारे के बाद नेकचंद 1950 में भारत में आकर चंडीगढ़ में ही बस गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेकचंद इज द राइट आंसर। दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, भारत में अगर पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो बनाने की जिम्मेदारी दोस्तों प्रारूप निर्धारण करती है कि अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग का अहम रोल होता है। और योजना आयोग जो है दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए संसाधन आवंटन और निष्पादन की जिम्मेदारी योजना आयोग की होती है। योजना आयोग जो है दोस्तों, प्रधानमंत्री उसका सर्वे सर्वा होता था। ठीक है, आंसर सी कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे योजना आयोग होगा। और योजना आयोग को ख़त्म किया गया दोस्तों अगस्त 2014 में, और 1 जनवरी 2015 में इसको क्या किया गया? तो नीति आयोग के नाम से जाना गया। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, विकिरण का सूचन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो विकिरण का जो सूचन होता है वो होता है दोस्तों, इट्स अ सी, जी हाँ, बोलोमीटर के द्वारा। ठीक है, नोट कर सकते हैं, बोलोमीटर के द्वारा। जी हाँ, क्या करते हैं इससे? तो हम लोग तेज मापी एक यंत्र है जिसके द्वारा विकिरण का हम लोग माप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, मक्का। ठीक है, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। चलिए, याद रखेंगे मक्का। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का किस खेल से संबंध है? डेविस कप का किस खेल से संबंध है? जी हाँ, बिल्कुल उत्तर करेंगे दोस्तों, इट्स ए, लॉन टेनिस से संबंध रखता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, डेविस कप प्रति वर्ष जो है दोस्तों नॉकआउट ढंग से खेला जाता है, यानी कि एक बार में एक खेल खत्म। ठीक है, मतलब नॉकआउट होता है, मतलब कि गेम जीते तो आप अंदर हैं, अगर गेम हारे तो बाहर। टेनिस का यह विश्व कप दोस्तों, आपको बता दें कि हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एक दूसरे के खिलाफ प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अमेरिकियों को पछाड़ते हुए टूर्नामेंट के लिए यह विचार शायद पहली बार जेम्स
ड्वाइट के यूएसए नेशन लॉन टेनिस में एसोसिएशन में रखा गया और उसके पहले अध्यक्ष यह द्वारा कल्पना की गई थी कि यह 1881 में बनाया गया है। ये भी आप याद रखेंगे, लॉन टेनिस का एक इतिहास है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो इट्स बी रांची, नोट कर सकते हैं दोस्तों। और झारखंड के सीएम कौन है? तो ये है हेमंत सोरेन, नोट कर सकते हैं अभी। और झारखंड के गवर्नर कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे झारखंड की जो गवर्नर बनी है वो है द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है इनका? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह अनुसूची में 12 ऐसे भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। इसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी, नेपाली भाषा और 1992 में, हाल ही में 2003 में फिर बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा को शामिल किया गया। तो किसके साथ संबंध हुआ? भाषाओं के साथ। आंसर क्या कर लेंगे? सी कर लेंगे। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 44 श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स सी राजेंद्र प्रथम। ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल वंश का ये प्रतापी राजा था। यह राजेंद्र प्रथम इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और आ सकता है एग्जाम में भी, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई थी? बिल्कुल आंसर करेंगे शरतचंद। जी हाँ, शरतचंद के द्वारा ये लिखी गई थी। और देवदास अगर बंगला में बात करें तो प्रसिद्ध उपन्यासकार शरतचंद चट्टोपाध्याय इनका नाम था। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई थी। इनकी प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक सबसे इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है। जी हाँ, डिप्थीरिया रोग कौन सी बीमारी से जुड़ा हुआ है, मतलब हमारे अंग के? बिल्कुल याद रखिएगा, गले से। जी हाँ, डिप्थीरिया रोग ग्रसित होता है। आंसर करेंगे इट्स बी, सबसे पहले गला। जी हाँ, आपको बता दें कि डिप्थीरिया जो है एक उग्र संक्रामक रोग है जो कि 2 से लेकर 10 वर्ष की आयु के बालकों को ये हो सकता है। यदि हम बात करें सभी आयु वाले की यह रोग हो सकता है, तो इसका उद्भव जो है, मतलब जो उद्गम है, वो 2 से लेकर सिर्फ 4 दिन तक का ही रहता है और रोग गले में होता है और टॉन्सिल भी इसे संक्रमित होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, जिसमें कि गला भी काफ़ी सूज जाता है, ऐसा होता है डिप्थीरिया रोग में। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर्स का उपयोग कब से शुरू हुआ है? बिल्कुल आंसर करेंगे इट्स बी। जी हाँ, सन 1950 में। नोट कर सकते हैं, आंसर बी हो जाएगा, सन 1950 में। क्वेश्चन नंबर 48 कैलकुलेटर मशीन का आविष्कार किसने किया है? कैलकुलेटर मशीन का आविष्कार किसने किया है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ब्लेज पास्कल। जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं, ब्लेज पास्कल। जी हाँ, पास्कल जो है ये कैलकुलेटर के आविष्कारक हैं, नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर का मिश्रण है। हाइब्रिड कंप्यूटर का मिश्रण होता है दोस्तों, याद रखेंगे, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, याद रखेंगे, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। सी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं दोस्तों। 1980 में किस कंपनी ने घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया है? 1980 में, जी हाँ, घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया है? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स ए IBM ने। दोस्तों, IBM एक कंपनी है कंप्यूटर की जो कि निर्माता कंपनी है और इन्होंने 1980 में, जी हाँ, IBM कंपनी ने क्या किया है, तो PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था, याद रख सकते हैं। और 1896 में जो कि सारणी मशीन का उपयोग करते हुए इन्होंने कंपनी भी शुरुआत की थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जिसमें कि सॉफ्टवेयर का भी काम शुरू किया गया था 1896 में ही। ठीक है दोस्तों,
तो आज के लिए इस सिनारियो में इतना ही। टॉप 50 क्वेश्चन जो देखिए आपको मैंने यहाँ दिए हैं, इन सब का उत्तर आप लोगों ने, मुझे आशा करते हैं कि सभी लोगों ने सही दिए होंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन कितने उत्तर सही हो रहे हैं आपसे यहाँ पे, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो कैसा लगता है एक लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। सुबह के 4 बजे का वीडियो आप लोग देखना ना भूलेंगे, करेंट अफेयर का, जो कि आपको पब्लिश किया जाता है डेली करेंट अफेयर के बेसिस पे ये आपको वीडियो दिए जा रहे हैं।